हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर। तो हम लोग करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी 1908 इन इजी लैंग्वेज। तो चलिए इसे रिवाइज करते हैं और समझते हैं ऑर्डर नंबर 1। ऑर्डर नंबर 1 ऑफ सीपीसी कहता है पार्टीज टू सूट, यानी कि रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 13 इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, रूल नंबर 1 कहता है कि कौन लोग साथ में केस कर सकते हैं, मतलब दो या दो से अधिक लोग एक साथ प्लेंटिफ बन सकते हैं, बशर्ते सबका राइट्स जो है वो एक ही घटना से रिलेटेड हो और दूसरा कानून या फैक्ट का सवाल कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ही बस एक्सीडेंट में 5 लोग घायल हो जाते हैं तो सारे मिलके एक केस कर देंगे, उन सभी को प्लेंटिफ की ही गिनती में गिना जाएगा। रूल नंबर 2 कहता है कि कोर्ट अलग अलग केस चला सकती है, मीन सेपरेट ट्रायल। मतलब अगर बहुत सारे वादी यानी कि प्लेंटिफ जोड़ने से केस लंबा या उलझन वाला हो रहा है तो कोर्ट यहाँ पर क्या करेगी, बोलेगी कि सभी का अलग अलग ट्रायल करवाया जाए। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि किनके खिलाफ एक साथ केस हो सकता है। मतलब अगर दो या दो से अधिक लोग को एक साथ डिपेंडेंट जो है वो बनाया जा सकता है, बशर्ते सबके खिलाफ दावा एक ही घटना यानी कि सेम ट्रांजैक्शन से जुड़ा होना चाहिए और दूसरा सवाल जो है वो भी कॉमन होना चाहिए, जैसा कि प्लेंटिफ के केस में हम लोग देखें। रूल 3A कहता है कि डिपेंडेंट का अलग ट्रायल, जिस प्रकार प्लेंटिफ के लिए व्यवस्था की गई है उसी तरह से डिपेंडेंट के लिए भी सेपरेट ट्रायल की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आता है रूल 4। रूल 4 कहता है कि सबका जीतना जरूरी नहीं है, मतलब जज किसी एक पक्ष को जिता सकते हैं, बाकी को हरा सकते हैं, सबको एक जैसा फैसला मिले ये जरूरी नहीं। रूल नंबर 5 कहता है कि सबका हर चीज में इंटरेस्ट भी जरूरी नहीं है, डिपेंडेंट हर रिलीफ में इंटरेस्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 के बारे में। ये रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट से, यानी कि अगर दो या दो से अधिक लोग एक ही कॉन्ट्रैक्ट से एक साथ या अलग अलग पैसे देने वाले हैं तो सब पर एक साथ केस हो सकता है, बशर्ते सेम कॉन्ट्रैक्ट होना यहाँ पर जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म ने लोन लिया तो फर्म और सारे पार्टनर्स को एक साथ स्यू किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर कीवर्ड यूज किया गया है बेयर एक्ट में, जॉइंटली, सेवरली एंड सेम कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 7। अगर प्लेंटिफ कंफ्यूज है तो जज कहेंगे कि सबको बुलाओ। कहने का मतलब है कि प्लेंटिफ को पक्का पता नहीं है कि नुकसान की भरपाई ए से मांगना है या बी से, तो कोर्ट यहाँ क्या करेगी, दोनों को पार्टी बनाने को यहाँ पर कोर्ट कहेगी कि दोनों को पार्टी बनाया जाए और उसके बाद जज साहब डिसाइड करेंगे कि कौन लायबल है और कितना कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। इसके बाद आता है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट से रिलेटेड है, यानी कि आप इसको लेमन लैंग्वेज में अगर समझना चाहो तो कह सकते हो कि एक आदमी सबका ठेका यहाँ पर लेकर रखा हुआ है। मतलब जब बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट सेम हो तो कोई एक पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बनकर केस फाइल कर सकता है, कोर्ट से परमिशन लेना होगा, अखबार में नोटिस देना पड़ेगा एंड देन फिर जो भी डिसीजन कोर्ट से आएगा वो सभी को मानना होता है। इसलिए बेयर एक्ट में भी सेम इंटरेस्ट और डिक्री शैल बाइंड ऑल ये वर्ड्स लिखे गए हैं। इसके बाद आता है रूल नंबर 8A। इसमें सरकार के ओपिनियन से रिलेटेड रूल है। कहने का मतलब है कि अगर केस पब्लिक इंटरेस्ट का हो तो जज यहाँ पर सरकार से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है, ओपिनियन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 9 जो कि मिस ज्वाइंडर एंड नन ज्वाइंडर से रिलेटेड है। मतलब गलत आदमी जोड़ दिया या सही वाला छोड़ दिया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, केस यहाँ पर चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी दिया गया है, अगर नेसेसरी पार्टी को भूल गए तब तो केस गया, फिर तो कोई मतलब नहीं बनता। नेसेसरी पार्टी कहने का मतलब है कि जिसके बिना जज फैसला सुना ही नहीं सकते। ओके, है रूल नंबर 10 की, जो कि जुड़ा है पार्टी के जोड़ने, हटाने या बदलने से। अगर नाम गलत लिख दिया है और ये मिस्टेक अगर बोनाफाइड है तो जज साहब खुद से नाम जो है वो मेंशन कर देंगे। दूसरा, अगर जरूरी पार्टी भूल गए हैं तो जज किसी भी स्टेज पर नाम जो है वो जोड़ सकते हैं या फालतू का कोई भी अगर ऐसा नाम है जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा भी सकते हैं। तीसरा, किसी को बिना पूछे प्लेंटिफ नहीं बना सकते हैं, यानी कि कंसेंट जरूरी है। चौथा, नया डिफेंडेंट जोड़ा है तो प्लेंट में अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा। नए वाले पर्सन के लिए केस समन मिलने पर शुरू माना जाएगा। इसके बाद आता है रूल नंबर 10A। ये कहता है कि किसी पार्टी का वकील नहीं है पर उसका नुकसान हो रहा है तो जज किसी वकील को उसके बिहाफ में बोलने के लिए कह सकते हैं। रूल नंबर 11 कहता है कि केस कौन चलाएगा, यानी कि जज किसी को भी बोल सकते हैं
आप इस केस को लीड करें, यानी किसी भी वकील को कह सकते हैं कि आप इस केस को प्लीज देखें, प्लीज लीड करें। रूल नंबर 12 कहता है कि 10 लोग हैं और एक को लिखित में अथॉरिटी दे दो ताकि वो पेपर को कोर्ट में फाइल कर सके, फिर वही सबकी तरफ से केस के लिए इनिशिएट भी करेगा, यानी कि वकालतनामा। रूल नंबर 13 कहता है कि इस पार्टी को गलत जोड़ा गया है या ये बात शुरू में ही बोलना चाहिए था, इस प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन होता है या इशू अराइज होता है तो इशू फ्रेम होने से पहले ही आपको ऑब्जेक्शन करना है, बाद में नहीं। यानी कि आप अपील में भी ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट कर सकते। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, कोई भी इशू है, तो इशू फ्रेम होने से पहले आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। तो ये था ऑर्डर नंबर 1, जिसमें कि रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 13 को हम लोग एक शॉर्ट समरी में देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और भी ऐसे नए वीडियोस लेकर आ सकूं। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड रिवाइजिंग। प्लस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो थैंक यू।